तो ये फाइनली अभी हम आश्रम से निकल रहे हैं और पिछले 4 दिनों से हमने वीडियो नहीं डाली है आश्रम की। ये रहा आश्रम हमारा और हरिधाम करके आश्रम है। यहाँ पर बिल्कुल पूरी खाने रहने और नहाने की पूरी व्यवस्था है। ये जो आश्रम है नर्मदा तट के साइड में है और यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। बाकी यहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से डेली के डेली कितने जन आते होंगे बिट्टू या डेली तो लगभग मतलब 101 जने आके चले जाते हैं। 100 जने तो अपने जो रूम में उसमें ही होंगे 50 को 50 लगभग 200 लोग डेली रुकते हैं यहाँ पे 200 दिन में या रात में करके पूरा। कुछ लोग दिन में रुकते हैं आराम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं खाना वाना खा के। कुछ लोग शाम को तो रुकते हैं तो वो तो रुकते ही सुबह तक। फिर बाकी हम 4 दिन रुके हैं और 4 दिन हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हमारा काम किया है। तो उसमें ज्यादा समय हमने वीडियो शूट आउट नहीं करी, तो हमने वीडियो डाली नहीं है। अभी डायरेक्टली हम पहुंच चुके हैं। कौन से नंबर, कौन सा डे है अपना ये? 352 होगा, 352 या 53 या 54 होगा। तो ये इन तीनों में से कुछ होगा, बाकी हम निकाल के आगे बता देंगे। और हम आश्रम से निकल चुके हैं हरिधाम। अब बढ़ेंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। समय के लगभग 8 बज चुकी है और 8 बजे ऐसा लग नहीं रहा है कि 8 बजी है अभी, क्योंकि ठंडा माहौल है, बढ़िया ठंडा माहौल है और फुल टू एनर्जी है शरीर में। बहुत ही जबरदस्त माहौल था इधर भैया। और आज लेट हो गए लेकिन कल से रूटीन में वापस आएंगे। बिल्कुल खींचा खींचा चलेंगे, खींचा खींचा चलेंगे। मतलब उत्तराखंड तक हम खींचा खींचा चलेंगे, समझ लो, जल्दी जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड हमको जल्दी हम पहुंचना ये समझ रहे हैं कि यदि हो पाए तो वैष्णो देवी करेंगे जब वहां पर जाके दर्शन तो करेंगे। तो अच्छा रहेगा। बाकी जो होता देखते हैं, अभी तो बोलने से कोई मतलब नहीं है। बाकी निकल चुके हैं, अभी तो मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली अभी हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंच चुके हैं और अभी हमने हमारा बैग जमा कर दिया है और उधर साइड हमने जमा कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हमने लिए है 2 टिकट, 2 है और ये वन पता नहीं क्यों और ये 1 टिकट का प्राइस है 150 रुपए। 150 और रुपया। भैया ये बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी कि यहाँ पे केस का कोई काम नहीं है। आप तो ऑनलाइन करो, वो साइट पे जाएगा सीधा, मतलब डायरेक्ट खाते में होगा, सरकार के। बस यही सिस्टम है। बाकी अभी हम जाते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अंदर की ओर। और भाई ऊपर का नजारा हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ऊपर नहीं जा सकते हम, तो अभी तो हम अंदर पहुंचते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप। हम आपको बता दें कि 2018 के बाद यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल थी जो बुद्ध धर्म को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। और साथ ही आपको बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने के लिए भारत सरकार को 3000 करोड़ की लागत लगी थी, जिसमें मूर्ति को बनाने के लिए डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन वर्क और देखभाल करना भी इसी के अंदर है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हो गई थी और 4 सालों के बाद 25 अक्टूबर 2018 में इस मूर्ति का कार्य पूरा हुआ। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने लोहा अभियान में शामिल होकर देश भर के 1,69,078 गाँवों के किसानों ने खेतों में काम आने वाले औजारों को देकर बहुत बड़ा सहयोग किया और इन्हीं औजारों को पिघलाकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊपरी सतह तैयार की गई। वैसे यह प्रतिमा हमारे भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नंदियाल गाँव में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत की पढ़ाई की और लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। वैसे वह स्वभाव में बहुत ही उदार और नरम दिल के इंसान थे। साथ ही वे राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और देश में हो रहे स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने आगे आकर अहम भूमिका निभाई। वह हमेशा शराब, छुआछूत और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की भी पूरी कोशिश की और उन्होंने बिना किसी से लड़े 562 छोटे बड़े राजाओं को
आपस में मिलाने का कार्य भी किया। इसी कारण से उन्हें भारतीय गणतंत्र के संस्थापक पिता के नाम से भी जाना जाता है। और 15 दिसंबर 1950 को भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दुनिया को अलविदा कह गए। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन काल में देश के लिए बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन आपको हम इतना ही बता पाए। चलो अब हम आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास घूमने वाली जगह बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सरदार सरोवर डैम जा सकते हैं, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नर्मदा नदी पर स्थित 138 मीटर ऊंचा भारत का तीसरा सबसे बड़ा डैम है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने का है। और इस डैम को बनाने का सपना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। इसी कारण से इस डैम का नाम सरदार सरोवर डैम रखा गया। वैसे वहाँ जाकर आप डैम के साथ साथ हरी भरी पहाड़ियों का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी लोकेशन वैली ऑफ फ्लावर जा सकते हैं, जो सरदार सरोवर डैम से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर जाकर आप 3000 हेक्टेयर में फैले हुए फूलों की घाटी में बढ़िया सी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। वैसे इस घाटी में 22 लाख प्रकार के फूलों के पौधे उपलब्ध हैं। इसके बाद आप तीसरी लोकेशन वैली ऑफ फ्लावर के जस्ट सामने ही जंगल सफारी है, जहाँ जाके आप 170 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर एक ही जगह पर देख सकते हैं। यहाँ आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जानवर भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपकी 4th लोकेशन है एकता डिनर क्रूज, जो कि जंगल सफारी से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर क्रूज आपको नर्मदा नदी में 1 घंटे 15 मिनट की सवारी कराता है, जिसमें आपको मजेदार गतिविधियाँ, डीजे और असीमित शाकाहारी भोजन शामिल है। इन्हीं जगह पर जाकर आप अपनी लाइफ के कुछ पल एंजॉय कर सकते हैं और अपनी यादें क्रिएट कर सकते हैं। और इन सभी जगहों पर दिन में घूमकर आप वापस शाम को 7 बजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच जाएं। और यहाँ पर भी आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का लेजर लाइट शो देखकर एंजॉय करें। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार।
लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सम्मान। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु
तो सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छेनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर, मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रुदल। समान
पुरुष प्रबल, तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है। ऊंचाइयां आकाश को छुए, गहराइयां समुद्र की कदम अधिक जमीन पर जमे हुए, पटेल अपनी आन बान शान है, पटेल अपनी आन बान शान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का आइए अब देखते हैं कि अपने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देती 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। गगनचुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क। इस फ्रेमिंग पर 6,500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। सोचिए तो 182 मीटर ऊंचे इस भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी है। 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मेट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज। और इसे मुमकिन बनाने में 1 सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और 10 लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा। डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। और इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनूठी
अद्वितीय विशाल प्रतिमा जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर देना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह रहना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का स्वागत है, एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। Please stand up for the national anthem.
तो भाई साहब हमने लेजर लाइट शो देख लिया है और भाई हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एकदम 100 लेवल थी और अब भाई एक्सपेक्टेशन उन्होंने तोड़ दी। जो 100 लेवल की एक्सपेक्टेशन थी उसमें में से उन्होंने लगभग 10% भी काम ही करा होगा। 10% भी नहीं बचने दिया, ना के बराबर बचने दिया। अब वो उन्होंने क्या किया कि भाई मतलब टिकट ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से बाकी जगह बैठने देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया बाहर भेज दिया। और भाई हमसे एक गलती हो गई कि आप जब भी आओ तो लगभग 2-3 बजे लगभग टिकट लो, तो वो क्या आपकी रात तक समय मतलब उनका एक लिमिटेड समय होगा कि 6 घंटे तक की टिकट रहती है, तो उस समय आप टिकट लो उसमें। और वो जो अलग से जैसे लाइट शो होता है उस समय अलग से लेके जाना पड़ता है ये। हाँ मेरे को शायद ऐसा लगता है। या तो फिर टाइम लिमिट होगी यार बिट्टू भैया, उसमें टाइम लिमिट होगी कि इतनी देर ही रुक सकते हो आप, ऐसा ही हो सकता है मेरे हिसाब से। और अगर टाइम लिमिट हुई तो आप 3 बजे से बाद में खरीदना, और अगर अलग से ही शो वगैरह होगा main उसका चीज तो ये है कि आप कैसे भी खरीदो उसमें कभी भी खरीदो, टाइम लिमिट देख के नहीं खरीदना, मतलब जो भी देख के खरीदना, लेकिन एक 7 बजे का मेन रखना कि 7 बजे रीजन लाइट शो होता है, वो याद रखना मेन। तो नहीं तो हमारे जैसे मिस कर जाओगे आप। मिस कर जाओगे। अब हम अंदर से होते तो बढ़िया से आता वो व्यू, लेकिन और बाहर से। और एक ही चीज के लिए आप बार बार तो परेशान हो गए नहीं। और फिर होता क्या है कि जो चीज हो जाती है और आप जैसे मान लो यहाँ पे आते हो तो एक दिन के लिए आते हैं, कोई भी आता है तो वही बात है कि बार बार मत पचो, एक बार पचो और पूरी जानकारी लेके करो। और हमने गलती कर दी कि हमने पूरी जानकारी नहीं ली और हम ऐसे ही कूद गए। तो दोपहर सुबह शाम तक खुला रहता है ये, बस 7 बजे रीजन लाइट शो होता है। तो आप इस बात का तो मेनली ध्यान रख लें कि आपको टाइम का बड़ा सोच समझ के देख के आना है अंदर, ताकि रीजन लाइट शो मिस ना करो। बाकी अभी तो हम निकल चुके दूर से जाता है, 1 मिनट रुकना हरी से, दिख तो दूर से जाता है लेकिन साउंड प्रॉपर नहीं आता है। तो उस चीज को देखने के लिए आप अंदर टाइम देखकर ही जाएं, सीधी बात। बाकी हम तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके डाल देंगे और निकल भी चुके हैं हम। तो मिलते हैं आपसे आगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आ चुके हैं हम मंदिर पर, यहाँ इधर रुके हुए हैं। ये मंदिर अंदर मंदिर है, हमने वो देखो वहाँ टेंट लगा रहा था अभिषेक, लेकिन मैं गया था अभी भोजन के लिए पूछने, साइड में ही नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग। हाँ पहले नहीं, मैं डायरेक्ट ही चला गया था नहीं अरे तो इतनी दूरी नहीं है ना, मैं यहाँ से गया ऐसे, अब डायरेक्ट उनसे पूछा ही सही मैंने। तो दोस्तों उनसे पूछा तो उन्होंने बोल दिया, बोले ठीक है आप आ जाओ, खाए भोजन कर लो। तो हम दोनों जा रहे हैं अभी, फिर बताते हैं आगे आपको। तो भाई साहब अभी हमने ले लिया है भोजन, अभी माता जी ने और भैया लोगों ने हमें दे दिया है। ये देखो इतनी सारी चीजें हैं भोजन में, दाल चावल रोटी सब्जी। बिट्टू भैया तो खाना भी शुरू कर रहे हैं अभी, तो इन्हीं को खाएंगे हम और फिर विश्राम करेंगे। बाकी अभी और भी लोगों से बात भी कर सकते हैं। बाकी अभी तो भोजन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हर हर महादेव।